मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनिशा आईएएस में। चलिए हम लोग आज मुख्य परीक्षा के जो सीरीज चल रहे थे उसी के अगले वीडियो की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग मुख्य परीक्षा के पेपर 3 के रणनीति के अंतर्गत हम लोग आज एंशिएंट हिस्ट्री की रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं। जहाँ तक रेनिशा आईएएस की बात है तो पेपर 3 के अंतर्गत जो हिस्ट्री पार्ट है वहाँ पर मेडाइवल हिस्ट्री और झारखंड के इतिहास को 100% कराया जाता है, जबकि एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के इतिहास को कुछ सिलेक्टेड टॉपिक करा दिए जाते हैं। लेकिन जिन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री को रखा है उनके लिए रणनीति है, और इसलिए मेडाइवल हिस्ट्री को रखा जाता है क्योंकि उसके अधिकांश टॉपिक साइंटिफिक है। ऐसा नहीं है कि आपका एंशिएंट में साइंटिफिक नहीं है, लेकिन उनकी संख्या थोड़ी सी कम है और उसको तैयारी करना अपेक्षाकृत कई कारणों से सरल होता है। वो जब गहराई में जाएंगे तब समझ में आएगा। लेकिन जहाँ तक एंशिएंट हिस्ट्री की बात है और मॉडर्न हिस्ट्री की बात है, हिस्ट्री के 4 पार्ट्स में से, तो इन दोनों हिस्ट्री को समझने के लिए कुछ वैश्विक इतिहास की भी हल्की फुल्की जानकारी होनी चाहिए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य सिर्फ सिंधु घाटी में मिलते हैं, वही आसपास में मिलते हैं। उसके उत्पत्ति के साक्ष्य, उसके व्यापार के, वो आप कन्फर्मेशन के साथ नहीं कर सकते हैं। उसके उत्पत्ति के लिए आपको बाहर कुछ तत्वों को तो खोजना ही होगा। उसी तरीके से वैदिक काल में भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। उसी तरीके से जो चोल काल वाला जो आप लोगों का सिलेबस में है, साउथ ईस्ट एशिया में एक्सटेंट जो इनके द्वारा किया गया, विदेश के साथ संबंध वाले कई टॉपिक्स हैं। व्यापारिक सेक्शन में तो मान लीजिए कि मेडाइवल हिस्ट्री में भी कुछ विदेश से संबंध है, लेकिन कुछ टॉपिक यहाँ पर डायरेक्ट हैं। जैसे सिंधु घाटी की उत्पत्ति का अध्ययन करना है तो विदेश के बारे में जानकारी होना होगा, मेसोपोटामिया के बारे में। उसी तरीके सारियों की उत्पत्ति के बारे में। उसी तरीके से अगर चोलों के साउथ ईस्ट एशिया के प्रसार के बारे में हम लोगों को जानना है तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी होगी। और विशेष कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर फैक्चुअली आपको मजबूत होना होगा और साउथ इंडिया का इतिहास यहाँ पर पढ़ना होगा, जबकि मेडाइवल हिस्ट्री में साउथ इंडिया के इतिहास नहीं दिए गए हैं। जहाँ तक मॉडर्न हिस्ट्री का बात है वो तो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के बिना काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ही आपका विदेशी कंपनियों पर आधारित है। तो विश्व इतिहास से कैसे नहीं प्रभावित होते, फर्स्ट वर्ल्ड वार से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कैसे नहीं प्रभावित होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार से कैसे नहीं प्रभावित होगा, वो नेचुरल है, वो तो प्रभावित आपका होना ही है। गांधी जी की नीतियाँ भी, उसका मूल भी जो था वह आपका विदेश साउथ अफ्रीका में था, तो कैसे नहीं प्रभावित होगा। विभाजन के बाद अलग अलग देश बने, अंग्रेज़ों की नीतियों पर फ्रांस या यूरोप की राजनीतिक घटनाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता था, उन पहलुओं को समझना होगा। तो वहाँ पर एक कठिन पार्ट है। अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है, सही गाइडेंस में आपने स्टडी किया है, तब मॉडर्न को आपको सिलेक्ट करना चाहिए, अन्यथा एंशिएंट या मेडाइवल को ही आपको सिलेक्ट करना चाहिए। इसमें भी साइंटिफिक नेचर अगर देखा जाए तो मेडाइवल का है, चाहे अलाउद्दीन की आर्थिक पॉलिसी हो या फिर मराठों की उत्पत्ति हो या फिर औरंगजेब और अकबर की राजपूत और धार्मिक नीति हो, मनसबदारी हो, जागीरदारी हो, उसके अलावा मंगोल का आक्रमण हो, या धार्मिक पहलू को भी हम साइंटिफिक वे में लिख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं, उपलब्धियों से रिलेटेड टॉपिक, सारे के सारे में साइंटिफिक संभावनाएं, वैज्ञानिक तरीके से उसको सोचने और समझने की संभावनाएं वहाँ पर बेहतर हैं। जहाँ तक वहाँ पर आर्ट्स की बात है तो वहाँ पर 2 स्थापत्य कला मुख्य रूप से दिया गया है, एक इंडो इस्लामिक को डाल दिया गया है और दूसरा मुग़ल आर्किटेक्चर को डाला गया है। अब हम लोग एंशिएंट, जो हमारी चर्चा का विषय है, उस पर आते हैं कि एंशिएंट अगर आपने सिलेक्ट किया है कि इसको 100% करके जाना है तो फिर इसको 100% करके जाइए। फिर मेडाइवल, मॉडर्न वगैरह का सिलेक्टेड कीजिए, झारखंड को कंप्लीट कीजिए। बाकी जो भी आपकी रणनीति है, कोई भी 2 पार्ट को आप ले सकते हैं, उसमें कहीं से कोई रोक नहीं है। एंशिएंट की जहाँ तक बात है तो एंशिएंट में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं सारे को लगभग समाहित कर दिया है जेपीएससी ने। अगर सबसे पहले देखा जाए तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को इसने छोड़ दिया है, और शायद जेपीएससी एक जीएस पेपर के रूप में था इसलिए उसको नहीं डाला गया। अगर वह डाला जाता तो उसके बहुत सारे पहलू थे
लेकिन पीटी में तो आपको पढ़ना होगा। पीटी का हमने चर्चा किया था तो वहाँ पर बताया गया था आपको कि अगर प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत को पढ़ लेते हैं शुरू में, तो प्राचीन भारत के इतिहास को एक एवरेजली आप अच्छी खासी एक समझ उत्पन्न कर सकते हैं। वो प्रस्तावना प्रिम्बल की तरह है। सोर्स तो सोर्स तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन जिनको ये लेना है उनको प्रारंभिक परीक्षा में एंशिएंट हिस्ट्री पर विशेष ध्यान देते हुए एक एक टॉपिक को पढ़ना है, फैक्चुअली वहाँ मजबूत हो जाना है। यहाँ जो आपका पहला टॉपिक है आईवीसी से रिलेटेड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। पहला काम आपका होता है कि सिविल सेवा का किसी भी पार्ट्स की तैयारी करने से पहले आपका पहला काम होता है उसके सिलेबस को समझना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पैटर्न को समझना। यही कारण है कि यहाँ पर टारगेट टॉपिक हमारे द्वारा दे दिया जाता है और सिलेबस को समझाने का बेहतर तरीके से प्रयास किया जाता है। टारगेट टॉपिक का एक कोर्स के रूप में भी लॉन्च कर दिया गया है, एप्लीकेशन पर जाकर के आप लोग उसको भी परचेज कर सकते हैं। उसमें न सिर्फ टारगेट टॉपिक दिए गए हैं बल्कि पिछले 4 जो जेपीएससी हुए हैं, 11th, 7th, बैकलॉग एंड 6th जो नए सिलेबस पर हुए हैं, उनके जो आपका सेक्शन वाइज क्वेश्चंस का कलेक्शन बेहतर तरीके से कर दिया गया है ताकि आपको प्रश्नों का पैटर्न समझ में आ सके। तो वहाँ पर जो भी टारगेट टॉपिक दिया गया है पिछले वर्षों के आए हुए क्वेश्चंस को आधार बना करके दिया गया है, उसको बस आपको विशेष ध्यान देना है, इसलिए दिया गया है, उसी पर डिपेंड नहीं हो जाना है। पहला जो है आईवीसी है। अब आईवीसी में आपका जो पढ़ना है उद्भव, पुरातनता, एंटिक्विटी और विस्तार, है ना, विशेषता। तो आईवीसी लगातार कई बार आ चुके हैं, तो मेरे विचार से संभावना कम है, लेकिन जिनका 100% एंशिएंट ही पढ़ना है उनको नहीं छोड़ना है ना। हो सकता है फिर से रिपीट कर दे, इसलिए छोड़ना नहीं है अगर आपने एंशिएंट चुना है। उद्भव का अर्थ होता है कि इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में, तो इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत सारे विवाद हैं। भारत में उत्पत्ति हुआ या विदेश में उत्पत्ति हुआ, है ना, दोनों के पक्ष में तर्क, कौन सा तर्क आपको अलग अलग आधार पर ज़्यादा प्रभावी प्रतीत होता है। इसमें भारतीय उत्पत्ति के सिद्धांत को ज़्यादा माना गया है, इधर उधर मेसोपोटामिया वगैरह से प्रेरित माना गया है, क्योंकि नगरीय सभ्यताएं थी ना। तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, उचित साक्ष्य देना चाहिए। 1-2 विद्वानों के मत, बहुत ज़्यादा विद्वानों को नाम को नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि सिविल सेवा का आंसर है। इस स्थिति में क्या होगा, आपके विचार जो हैं छुप जाएंगे, है ना। कई बार विद्वानों के मत के आधार पर अपने विचार बना करके डाल दीजिए, उस विद्वान का नाम भी लिखने का ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा पुरातनता, इस शब्द जो है एंटिक्विटी, अक्सर समझ में ही नहीं आता है। समझ में नहीं आया तो फिर छोड़ करके ही जाना उचित लगता है। बाय द वे आ गया तो क्या कीजिएगा। तो पुरातनता बहुत ही, एंटिक्विटी बहुत ही सिंपल शब्द है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका अर्थ है कि इसका काल, अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो इसका काल, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है कई पार्ट्स में बांटा जाता है। पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता, परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता। परिपक्व मैच्योर्ड जो आईवीसी था, हड़प्पन सिविलाइजेशन था, वो कब से कब तक रहा, है ना, उसका विशेष रूप से यहाँ पर आपको विवरण देना है। अब मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं कि सिंधु घाटी से पहले भी आपकी उसके उत्पत्ति के, यानी कि पूर्व जो हड़प्पन सभ्यता के पूर्व भी तो कई सभ्यताएं थीं। उसी आधार पर तो ये कोई दावा तो नहीं कर सकता है कि आज आप जैसा दिखते हैं, युवा आज आप दिखते हैं, आप बचपन से ही उसी तरीके से थे। आप कभी न कभी बच्चे रहे होंगे, छोटे बच्चे रहे होंगे, है ना। उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता परिपक्व मोड में जब आया, उससे पहले कभी न कभी उसकी उत्पत्ति के अंकुर भी फूटे होंगे। उसके लिए अलग अलग कुछ सभ्यताएं थीं, तो उस काल में उसका विवरण देना है, काल के साथ, चूँकि पुरातनता की बात की गई है ना। उसके बाद परिपक्व की देना है, फिर उत्तर हड़प्पन सभ्यता में भी बहुत सारे सिविलाइजेशन थे, उसका विवरण देना है। और इसमें और क्या देना है, उपयुक्त साक्ष्य, अलग अलग साक्ष्य देना है ना।
इसमें विदेशों से भी आपको संबंध जोड़ना है, मेसोपोटामिया वगैरह से जोड़ना है कि किस तरीके से उसी काल में मेलुहा शब्द यूज किया गया था मेसोपोटामिया के कुछ अभिलेखों में, सिकोत्रा के बारे में। तो एक बैलेंस्ड वे में इसको आपको पहले नोट्स बनाना है, गाइड से, पीडीएफ से, दूसरे के उतारे हुए नोट्स से, यहाँ तक कि यहाँ के भी नोट्स कहीं से आपको मिल जाते हैं, तो उससे पढ़ने का गलती नहीं कीजिए। अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर निरंतर अपडेट्स होते हैं, यहाँ के क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका लाभ उठाइए, है ना। क्योंकि अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर है मोबाइल का, लैपटॉप का, अगर वो अपडेट नहीं होगा तो बेकार हो जाता है। कोई एप्लीकेशन फेसबुक ही है, अगर अपडेट नहीं होता है फेसबुक चलना बंद हो जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं से नुकसान हो जाएगा। विदाउट अपडेटेड नोट्स पढ़िएगा, दूसरों का उतारा हुआ पढ़ेंगे, ठीक है। इस सब ने खुद मेहनत कीजिए, आपको ऑफिसर बनना है, दूसरे के नोट्स पे डिपेंड नहीं होना है, खुद मेहनत कीजिए, है ना। और लगातार उसमें अपडेट्स की प्रक्रिया होनी चाहिए, अन्यथा नोट्स बेकार है। इसलिए बुक्स से मैं पढ़ने को प्रेफर यही कारण से नहीं करता हूँ, क्योंकि बुक्स पुराने एडिशन के होते हैं और वो आपके कंसेप्ट को पूरी तरीके से लॉक कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। आपकी सोच की सीमा बस उस राइटर के आधार पर ही सीमित रह जाती है, उससे बचना है। तो पुरातनता आप समझ गए होंगे, और कुछ उससे समझने का चीज़ यहाँ नहीं है। विस्तार, उचित साक्ष्य देना होगा विस्तार में। विशेषता अपने आप में समझ लीजिए कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को समाहित करता है। ये आपका 7वां जेपीएससी के मेंस में आया भी हुआ है विशेषता। उस समय भी ये हमारा टारगेट टॉपिक में था। 7वां जेपीएससी में 4-5 जो टॉपिक पढ़ाया गया था उसमें विशेषता को भी स्टडी कराया गया था, और बहुत सारे छात्रों ने इसको भी लिख दिया था। विशेषता चूँकि वो कंप्लीट था, तो विशेषता आपका आ चुका है 7वां में। लेकिन ये पूरे जहाँ भी विशेषता शब्द है, अवधारणा शब्द है, तो आपके लिए संभावना है कि पूरे टॉपिक के मुख्य बिंदुओं को कुछ आधारों पर उसकी विशेषता को बताना है। विशेषता में सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों छुपे हुए रहते हैं, है ना। आर्य की उत्पत्ति, ये तो बस सिंपल है, तो इस बार इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। इसका बेहतर संभावना है आने का, आर्यों की उत्पत्ति का। अभी इससे संभावना कम है, लेकिन जो सिर्फ यही कर रहे हैं एंशिएंट, उनको सारा करना है। लेकिन विशेष रूप से जो ध्यान देना है उनको आर्य उत्पत्ति पर, और जो मेडाइवल वगैरह भी कर रहे हैं उनको भी आर्य की उत्पत्ति जरूर कर लेनी है। वैदिक काल में साहित्य जो है फैक्चुअल सेक्शन है ना, फैक्चुअल सेक्शन है। लेकिन आप अगर कंप्लीट इसको कर लेते हैं तो साहित्य के साथ भी यहाँ पर एंटीक्विटी शब्द को जोड़ दिया है जेपीएससी ने। तो इसकी भी पुरातनता, आप कोई भी सूत्र लिख रहे हैं, कल्प सूत्र लिख रहे हैं, या फिर आपका ऋग्वेद लिख रहे हैं, उसके ब्राह्मणों के बारे में लिख रहे हैं, आरण्यक के बारे में लिख रहे हैं, उपनिषद के बारे में, तो सबका काल आपको लिखना है। हो सके तो रचयिता लिखना है, हो सके तो उससे आपको अन्य साक्ष्यों को जोड़ना है ना। जैसे उपनिषद के आधार पर बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई, तो उससे वो काल एंटीक्विटी आपका निर्धारित होगा। तो 600 बीसी में उपनिषद था, 1500 से 1000 बीसी में आपका ऋग्वेद था। उस काल के साक्ष्य क्या क्या मिले हैं उन साहित्यों से। साहित्य का एक बेहतर वर्गीकरण आपको दिखाना है, एक डायग्राम वगैरह बना दीजिए। प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर होना चाहिए, हर जगह संभावना है, पूरे सिविल सेवा में प्रेजेंटेशन की संभावना है, बस सीखने की आवश्यकता है। उसके बाद वैदिक काल का जो आपका है आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति, ये जो है इस बार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बस इतना ध्यान रखिएगा। आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति ये सारे आपको दे दिए गए हैं। अब आर्थिक स्थिति है तो पशुपालन, कृषि। अब आर्थिक के अंदर क्या आता है वो तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद ना आप लिख पाएंगे। उसी तरीके से सामाजिक में हमको क्या विवरण करना है, धार्मिक में कौन से पक्षों को विवरण करना है। अगर ये सब समझ में नहीं आएगा तो कैसे उत्तर लिखिएगा, है ना। आर्थिक में क्या आएगा, कृषि, पशुपालन, क्या उद्योग थे उस समय, किस टाइप के उद्योग थे, उसका भी विवरण जो साक्ष्य मिला है। और उसके अलावा परिवहन, व्यापार, संचार, नगरों की उत्पत्ति क्या हुई थी, सारे सब आर्थिक या परिवहन मार्ग वगैरह जो भी हैं, पोर्ट्स वगैरह का अगर विवरण मिला है तो सब दे दीजिए। अब केवल ये लिख दीजिएगा कि हाँ ये सब था तो उससे हो जाएगा, उससे भी नहीं होगा।
है ना। परिवहन मार्ग बना रहे हैं तो एक मैप बना दीजिए। उसके अलावा अगर आप बता रहे हैं कि नगरों की उत्पत्ति थी तो कौन सा ग्रंथ में, कौन सा वैदिक ग्रंथ में लिखा है वो बता दीजिए, है ना। कृषि पशुपालन के बारे में लिख रहे हैं तो अलग अलग साक्ष्य से बताइए, गेहूं को क्या कहा जाता था, चावल को क्या कहा जाता था, और कब खेती होती थी, खेती की क्या प्रक्रिया थी। खेती के क्षेत्र में जैसे रागी गन्ना वगैरह की जानकारी नहीं थी तो उसके बारे में आपको देना है। किस किस आधार पर आप कृषि को सेटिस्फाइड कीजिएगा, वैदिक काल के कुछ ग्रंथों को आपको अगर रेफरेंस नहीं देंगे तो सतही उत्तर हो जाएगा। और उसको रेफरेंस देने के लिए तो मेहनत करना होगा ना, है ना। गाइड पढ़ के जाइएगा तो रेफरेंस दे पाइएगा। इस सब से बचना है, बुद्धि से आपको आंसर लिखना है, कहाँ पर मैप डालना है, कहाँ सन डायग्राम डालना है, कितना आपका भूमिका किस तरीके से लिखना है, इसका कंक्लूजन किस तरीके से लिखना है। ये गलती भी नहीं करना है कहीं से क्वेश्चन आंसर मिल गया रट के चले गए, उससे क्या होगा, क्वेश्चन हल्का सा चेंज होगा, आंसर पूरा चेंज हो जाता है, वो आप कैच हो जाइएगा। हर क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा वैदिक काल का। वैदिक काल में भी 400 क्वेश्चन हो सकते हैं, बस कंसेप्ट क्लियर होगा तो 400 के 1000 क्वेश्चन भी आएंगे तो आप लिख पाएंगे। उसी तरीके से धार्मिक पहलू को उस समय लिखना है ना। उस समय ये बताया गया कि जो भी था वो आपका भौतिक सुखों के लिए, प्राप्ति के लिए वहाँ पर पूजन वगैरह होते थे। मंदिर वगैरह के साथ उस समय नहीं मिले हैं। ऋग्वेद का जो भी रेफरेंस देना है उसमें आपको देना है। अब यहाँ पर प्रश्न आपके मन में उठेगा, क्या राजनीतिक को छोड़ देना है या कर लेना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में दिया नहीं है ना। ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि आपने एंशिएंट को टारगेट किया हुआ है, आर्थिक सामाजिक धार्मिक को आपने कर लिया, समाज में महिला की स्थिति, बाल विवाह था या नहीं, दहेज प्रथा था या नहीं, ये सब ना आपका होगा। तो राजनीतिक पक्ष को आपको नहीं छोड़ना है, खल की जानकारी रखनी है। इसलिए शुरू में ही मैंने बोल दिया कि जिनका एंशिएंट में टारगेट है, एंशिएंट को बहुत अच्छे तरीके से प्रीलिम्स में पढ़ लीजिए। और ख़ास करके रेनेसां के नोट्स बनेंगे तो यहाँ पीटी के नोट्स भी मेंस की तरह ही लगभग होते हैं। यहाँ के एंशिएंट के जो वैदिक काल के नोट्स हैं ये सारा लगभग कवर हो जाएगा। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आपका साहित्य, सारा का नोट्स वहीं है, पीटी में ही पढ़ा दिया जाता है। तो उस तरीके से पीटी को आपको स्टडी करना होगा। तो वैदिक काल को आप टारगेट में पूरा रखेंगे, इसको ज़्यादा महत्व देंगे। आर्यों की उत्पत्ति वगैरह, लिच्छवी और गणतंत्रात्मक संविधान, ठीक है, रिपब्लिक। लिच्छवी एक रिपब्लिक था, इट मीन्स चुनी हुई सरकार थी, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। लोगों की सहमति से चलने वाली सरकार थी, राजतंत्र नहीं था, मोनार्की नहीं था, रिपब्लिक था। तो उसकी विशेषताओं को लिखना और उसके संविधान में क्या थे उसका एक अलग नोट्स आपका अच्छे बेहतर तरीके से होना चाहिए। लिच्छवी के बारे में जानकारी आप रखेंगे। मौर्य काल, मौर्य काल में धर्म को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, अशोक से रिलेटेड। लेकिन मौर्य काल में अब बात आ गया क्या, अशोक के अलावा और राजनीतिक इतिहास पढ़ना है, क्योंकि यहाँ राजनीतिक इतिहास तो डाला नहीं लेकिन विस्तार तो डाला है। विस्तार की जब हम लोग बात करते हैं मौर्य काल में, तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त प्रथम पहले शासक हुए, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक। चंद्रगुप्त प्रथम के काल में ही चाणक्य की कूटनीति के साथ नंद वंश को पराजित किया गया था। उसके बाद लगभग पूरे भारत में विस्तार हुआ था। तो चंद्रगुप्त प्रथम के काल में कहाँ कहाँ विजय हुआ था ये पहला आपका टारगेट में होना चाहिए। लेकिन 100% साक्ष्य चंद्रगुप्त प्रथम के काल के स्टडी से भी हमको नहीं मिलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कितना विस्तार किया था। यही सब आपको ध्यान देना है। कहाँ से फिर मिलेगा यह विस्तार मौर्य काल का? अशोक के अभिलेखों से। अब अशोक का अभिलेख था, इसका अर्थ है अगर अशोक ने कोई अभिलेख किसी स्थान पर उसका मिला है तो निश्चित रूप से उसका क्षेत्र रहा होगा। उन अभिलेखों से पता चला है कि ये इस क्षेत्र जो थे मौर्यों के अधीन थे, लेकिन ये कहीं से नहीं पता चला कि अशोक ने उससे जीता था। बिंदुसार के बारे में भी जो जानकारियाँ हैं उसमें भी पता नहीं चला कि उस क्षेत्र को नहीं उसने जीता था। तो कौन जीता था? तो चंद्रगुप्त प्रथम जीता था। यानी कि केवल विस्तार को कैसे लिखना है आपको, कहाँ कहाँ था, कौन कौन सा साक्ष्य था, उसमें अशोक की भूमिका। भले ही उसने नहीं जीता था लेकिन वो अपने एरिया से बाहर तो अभिलेख नहीं न लगा देगा, अपने क्षेत्र में ही। इसके अलावा
भले ही आपको युद्ध का विवरण नहीं हो, लेकिन ये तो पता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन का त्याग जो है संलेखन पद्धति से श्रवणबेलगोला में किया था, कर्नाटक में किया था। तो उसकी संभावना बहुत कम है कि अपने राज्य के क्षेत्र से बाहर जाकर अपने जीवन का त्याग करेगा। हो सकता है, लेकिन संभावना कम है। बाद में कुछ साक्ष्य भी मिले, अशोक के जो साउथ इंडिया में बहुत सारे साक्ष्य मिले, उससे भी पता चला कि सब मौर्यों का अधीन था। तो इन चीज़ों को विस्तार में बताना है। कलिंग युद्ध उसके बाद है, धम्म है और कला स्थापत्य है। कला की जहाँ तक बात है तो ऐसे तो प्रत्यक्ष रूप से आपके जो सिलेबस हैं उसके अनुसार मौर्य कला आपको पढ़ना है, कुषाण कला भी पढ़ना है आपको, गुप्त कला भी पढ़ना है, पल्लव कला पढ़ना है और चोल कला पढ़ना है ना। कितने कला हो गए? मौर्य कला, गुप्त कला, चोल कला, पल्लव कला और गुप्त कला, कुषाण कला, 5 कला हो गए, है ना। 5 लेकिन क्या वास्तव में 5 कला ही पढ़ना है एंशिएंट में? नहीं, ज़्यादा और भी आर्ट्स को पढ़ना है। कहाँ कहाँ पढ़ना है समझिए। सिंधु घाटी की विशेषताएं जब लिखेंगे तो कला की विशेषताएं नहीं लिखेंगे, तो वहाँ भी संक्षिप्त अध्ययन करना है ना। सिंधु घाटी, हर्ष की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, क्या वहाँ पर कला के बारे में नहीं बताएंगे। तो हर्ष काल के भी कला का आपको स्टडी करना है। तो टोटल 7 टाइप के आर्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है ना। कला क्या होता है? कला होता है आपका आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला, साहित्य कला, चित्रकला, संगीत कला। इसमें आर्किटेक्चर जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके अलावा साहित्य कला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इन सारे पहलुओं का समाहन आपके नोट्स में होना चाहिए। किताब पर एकदम डिपेंड नहीं रहिए, सिविल सेवा एक दुष्चक्र बन करके रह जाएगा। और यहाँ पर साहित्य भी आपको पढ़ना है। मौर्य काल में साहित्य नहीं पढ़ना है आपको, उसका साहित्यिक साक्ष्य विशेष नहीं मिलता है। बस पीटी में थोड़ा बहुत साहित्य के बारे में पढ़ लीजिएगा और उसी को साहित्य को चूँकि कला दिया गया है तो शॉर्ट में जो कुछ आपका सिलेक्टेड बुक्स उस समय आपका मौर्यों के बारे में, उसके स्रोत के बारे में जानकारी देते हैं, तो उन सिलेक्टेड बुक्स का विवरण कला में आप कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो इसका नेचर है मौर्य कला का, वह स्थापत्य कला को बताता है, चित्रकला को बताता है और बाकी कलाओं को भी थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देनी है। उचित डायग्राम यहाँ पर होने चाहिए कला में, है ना। अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ते हैं तो बहुत आसान हो जाता है सिविल सेवा। इधर इंटरव्यू की क्लासेस आपका जुलाई में ही शुरू हो गई थी, 8-9 महीने से लगातार चल रहे हैं। लेकिन जो चूँकि करंट के टॉपिक्स रेगुलर स्टडी हुए थे, इसलिए बीपीएससी के जो भी क्वेश्चंस थे लगभग सारे टॉपिक वहाँ के डिस्कशन से ही आ गए हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर वे में जब आप पढ़ते हैं तो इसका लाभ ही ये होता है। बीपीएससी के जीएस पेपर को देख लीजिए, वहाँ के नोट्स को, डिस्कशन को देख लीजिए, जो भी वहाँ से जुड़े हैं बात कर सकते हैं। तो सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी होते होते जीएस की भी तैयारी हो गई, बीपीएससी की जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे टॉपिक्स, ठीक है। अब आते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश में कनिष्क सबसे महान शासक हुए और उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में आपको स्टडी करना है। और कनिष्क का धार्मिक नीति क्या था? उसने बौद्ध अपनाया, क्या वो हिंदू धर्म से भी प्रभावित था? बौद्ध किन परिस्थितियों में अपनाया? अन्य धर्मों के प्रति क्या नीति थी? नीति, पॉलिसी जब बात करते हैं तो बहुत सारे पहलू होते हैं, अलग अलग साक्ष्य, उसके बाद आपके विचार। और जब भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उसके आलोचना को जरूर 2-4 पॉइंट सोचेंगे, है ना। और आपका क्या विचार है इस चीज़ को? आपका विचार मीन्स अगर आप कनिष्क की जगह होते तो आप क्या करते, है ना। इसको जरूर सोचिएगा। आप अकबर की जगह होते तो आप इस सिचुएशन में क्या करते, है ना। आज आप सोचने की स्थिति में हैं क्योंकि सारी घटनाएं आपको स्पष्ट हैं कि अगर आप अकबर की जगह होते तो आपकी धार्मिक नीति कैसी होती, जो आदर्श आइडियल, है ना, जो सबसे बेस्ट होना चाहिए था वो क्या होता, उससे क्या टैली कर रहा है। ईमानदारी पूर्वक सोचना है, क्या टैली कर रहा है अकबर का धार्मिक नीति, औरंगजेब का? अगर टैली नहीं कर रहा है तो मूल्यांकन में वो चला जाएगा। क्लियर? मूल्यांकन कीजिए, परीक्षण कीजिए, आलोचना कीजिए, उचित आधार होना चाहिए,
मनमाने तरीके से कुछ नहीं होता है। कनिष्क का कला भी पढ़ना है आपको, जो कि कुषाण कला के नाम से प्रसिद्ध था, है ना। तो कुषाण कला के बारे में आपको एक बेहतर स्टडी करना है, उसके बारे में एक अच्छा संग्रहण होना चाहिए, डायग्राम वगैरह भी कुछ कुछ होना चाहिए कि बुद्ध की प्रतिमाएं किस तरीके से, उसमें आध्यात्मिकता का अभाव था, तो ये सब अच्छी तरीके से आपके पास जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद कुषाण वंश के बाद आते हैं हम लोग गुप्त। यहाँ पर भी विस्तार डाला हुआ है। तो विस्तार मीन्स राजनीतिक इतिहास। किसके काल में विशेष रूप से विस्तार होता है, तो सबसे पहला तो समुद्रगुप्त, है ना। और शुरुआती शासक का हल्का फुल्का श्रीगुप्त वगैरह का जानकारी दे सकते हैं। समुद्रगुप्त की जानकारी देंगे, उसके बाद विक्रमादित्य के बारे में देंगे। उसके बाद संघर्ष का सामना करना पड़ा कुमारगुप्त प्रथम वगैरह को। तो विस्तार में आपका मुख्य रूप से जो आपका जाएगा समुद्रगुप्त जाएगा, जिसने साउथ इंडिया तक को विजिट किया था, हालांकि प्रत्यक्ष कंट्रोल में उसने नहीं लाया था। उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकेंड जो कहा जाता है, उसको आपको लाना है, जिसने पश्चिम भारत में कुछ विजय हासिल की थी। लेकिन यहाँ आधार जो होगा वो समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन। इसने लगभग पूरे उत्तर भारत को गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बना लिया, पटना पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हुए, और साउथ को अधीनता मनवाई। एक बुद्धिमान शासक दक्षिण भारत को कभी भी कंट्रोल करने का नहीं सोचा, है ना। न ही अकबर, न ही समुद्रगुप्त, न ही अशोका, ठीक है। और अशोक का कलिंग युद्ध एकमात्र युद्ध था। इसके अलावा आपका कुषाण में एक मिसिंग आपका है कुषाण संचार। संचार का अर्थ होता है परिवहन व्यवस्था और अन्य पहलू, जिससे समाचार का प्रेषण वगैरह होता है या फिर आपका वस्तुओं का व्यापार वगैरह होता है। तो संचार का अर्थ आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि उस काल में व्यापारिक स्थितियाँ कैसी थीं, उस काल में सड़क कैसे थे, सिल्क रूट से आपको इसको जोड़ना है। किस तरीके से कुषाण लोग मध्य एशिया के माध्यम से, सिल्क रूट के माध्यम से, चाइना से, यूरोप से जुड़े हुए थे। यहाँ पे मैप आपको डालना होगा। गुप्त में आपका भाषा, कला और स्थापत्य दिया हुआ है। तो कला स्थापत्य तो स्पेशली दिया हुआ है, यहाँ पर भाषा है। विज्ञान के बारे में आपको स्टडी करना है, वैज्ञानिक प्रगति अच्छी खासी हुई थी, उसके बाद डाउनफॉल शुरू होता है। और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत बेहतर नहीं माना जाता है गुप्त काल। और कला, आर्ट, गुप्त आर्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। स्थापत्य कला इसमें विशेष रूप से करना है। साहित्य कला को भी डाल सकते हैं, साहित्य कला। विज्ञान के बारे में भाषा में डाल दीजिए। और उस काल के जितने भी ग्रंथ हैं, उदाहरण हैं, उन सारी चीज़ों को डालते हुए आपको करना है। पल्लव का सिंपल सा लिख दिया है सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। तो साहित्य के बारे में बताना है, स्थापत्य कला के बारे में, चित्रकला के बारे में, जितने टाइप की आपके सांस्कृतिक तत्व होते हैं, नृत्य, गीत, संगीत, आपका लोक कला, है ना, उन सारे पहलुओं को बताना है। और इसमें स्थापत्य कला लीड करेगा। क्लियर। स्थापत्य कला को उचित डायग्राम वगैरह के माध्यम से आपको बताना है। डायग्राम नहीं देंगे तो सिविल सेवा में बैचलर टाइप का नंबर तो मिलेगा कि नहीं कि पास करवाना है। यहाँ तो रैंकिंग में आना है ना, जितना सीट है उसके अंदर आना है। नहीं ध्यान दीजिएगा तो उस सीट तो कोई हज़ारों मेडिकल इंजीनियरिंग टाइप का 10-20 हज़ार टाइप का होता नहीं है, 200-400 होता है। तो बुद्धिमानी से काम लेना है। का जो टॉपिक है हर्ष, अंतिम हिंदू शासक हर्ष और इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। इसका अर्थ क्या हुआ अंतिम हिंदू शासक? इट मीन्स वह बौद्ध धर्म को भी उसने स्वीकार किया था, हिंसा से काफ़ी प्रभावित था, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म को भी सम्मान दिया करता था। कुल मिलाकर के इसकी सारी उपलब्धियों का विवरण अंतिम हिंदू शासक के रूप में करना है आपको। अब विशेष रूप से सांस्कृतिक उपलब्धियों का विवरण देना है। इसके काल में स्थापत्य, साहित्य, संगीत, गीत, नृत्य वगैरह का पूरा विवरण एक बेहतर तरीके से आपको देना है। जो अंतिम हिंदू शासक, यहाँ पर 1-2 मैप तो आपको डालना होगा, है ना। अंतिम हिंदू शासक के रूप में उसका क्या क्या रोल रहा था,
है ना, भारत के संदर्भ में, नॉर्थ इंडिया के संदर्भ में क्या क्या रोल रहा था, किस तरीके से दक्षिण की शक्तियों को उत्तर की ओर अटैक करने से हर्ष ने रोका। हर्ष के बाद राष्ट्रकूटों का अटैक हो गया था साउथ इंडिया से, है ना। तो हर्ष एक अंतिम आप सम्राट मान सकते हैं जिसने पूरे उत्तर भारत को संगठित करके रखा और एक शक्ति के रूप में रखा। लेकिन पटना जो था आपका, वह पश्चिम की ओर अब राजधानी स्थानांतरित हो गया था और यह थानेश्वर की ओर चला गया पहले, फिर कन्नौज वगैरह, ठीक है। और इसकी सांस्कृतिक उपलब्धि पर चर्चा कर लिए। चोल बहुत इम्पोर्टेंट है। साउथ ईस्ट एशिया में अभियान, राजेंद्र चोल ने पूरे बंगाल की खाड़ी को चोल समुद्र में बदल दिया था, यानी कि चोलों का पूरा नियंत्रण हो चुका था समुद्र पर, है ना। अब वहाँ पर किस किस तरीके से इसने विजय किया, क्या प्रभाव पड़ा उसका, जो आज तक दिखता है, ये सब का विवरण आपको देना है। इसके कल्चरल पक्ष में कला और स्थापत्य दोनों पर आपको बहुत मेहनत करना है। स्थापत्य बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है चोल का स्थानीय स्वशासन प्रणाली बहुत इम्पोर्टेंट आपका है, चोलों का लोकल गवर्नेंस। तो इस बार जो आपको ध्यान देना है, आर्य, वैदिक, मौर्यों के धर्म और कला। मौर्यों की कला के अलावा आप गुप्त और चोल की कला भी कर सकते हैं। कुषाण की कला को सारे को कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा, थोड़ा सा टफ पड़ेगा। हर्षवर्धन और चोल को कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर इतना पर आपको विशेष ध्यान देते हैं तो संभावनाएं रहेंगी कि एग्जाम में आ जाएंगे। अगला क्लास जो होगा वो रणनीति, आपका मिडाइवल हिस्ट्री का रणनीति पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज एंशिएंट हिस्ट्री के रणनीति पर हमने चर्चा किया है। आशा है कि इसका लाभ आपको मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।